नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। बोचहा थाना क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर स्थित लाइन होटल के कमरे में लटका मिला होटल कर्मचारी का शव, मची हड़कंप। इंटर की परीक्षा पहले दिन शांतिपूर्ण हुई संपन्न। 67 परीक्षा केंद्रों में 56,000 परीक्षार्थी हुए शामिल। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट। व्यापारियों ने कहा मध्यम वर्ग के लिए संजीवनी बूटी है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। बोचहा थाना क्षेत्र सरफुद्दीनपुर गांव स्थित लाइन होटल के कमरे में होटल के कर्मचारी का शव लटका मिला। मुजफ्फरपुर में एक 18 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसका शव कमरे के भीतर टंगा मिला। घटना जिले के बोचहा थाना क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर की है। युवक एक लाइन होटल का स्टाफ था। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल की जांच की। कमरे का दरवाजा भीतर से बंद था। उसे तोड़कर पुलिस अंदर गई, फिर शव को फंदे से उतारा। मृतक की पहचान बोचहा थाना क्षेत्र के विशुनपुर पंचायत गुरभी के रहने वाले नीतीश कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। मामले में थानेदार अरविंद प्रसाद ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। हत्या व आत्महत्या की बिंदु पर भी जांच चल रही है। लटकल है, खिड़की तो लटकल है रे बाप के जान बचा बाबू के मारा लो। कोई जान से मारा है, फांसी लगा मार दे विचार को कोई जान से मारा है। हमर बाबू बता है हां तो न 4 महीना से पैसा मिल रहा था। पैसा नहीं मिला कि मेरे को पैसा नहीं मिला। कितना दिन से काम कर रहा है? 4 महीना से 5,000 के महीना। कल है 2 बजे खाना खा के सोआ, ठीक ना। तो मेरे भतीजा सब काम करते हैं यहाँ पर ही, तो वो उठाया ड्यूटी। जब 6 बजे ड्यूटी टाइम हुआ ना तो नहीं उठा, तो सब चले गया घर। तो मैं घर गया तो फिर आया, फिर बोली बात करे ना मेरे भाई से। तो यहाँ आया तो गेट खोला, तो मतलब नहीं उठा, गेट नहीं खुला था। फिर हम उसको फ़ोन किया तो हमसे आए हैं, तो गेट ठोके टूरबो के गेट नहीं टूटा है। अंदर देखे खिड़की में आए थे, एक भतीजा छोटा सा है, उसको पीछे में खिड़की में बैठाए थे, वही देखा था ऐसा था। बस मोपर बना नहीं था, मोपर पूरा खुला था उसमें। आपको क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है कोई मारा है। काहे मारेगा? वो तो हमको देखिए उसे पता नहीं है कि क्या मारा है। आपके गांव का और भी बच्चा काम करता है? हाँ, बहुत सब अपना आदमी है, सब अपना ही? हाँ, थोड़ा बहुत है, सब बाहर का होगा। क्या नाम हुआ आपका? गोविंद कुमार। कितना दिन से काम कर रहा है? 4 महीना से काम कर रहा है। 4 महीना से काम कर रहा है। पिता का क्या नाम है? स्वर्गीय जबलाल साहब। गाँव कहाँ हुआ? गुरमी। हैंगिंग का मामला है। लड़का यहाँ काम करता था जो हैंगिंग कर लिया है, उसमें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कितने दिन से सर कर रहा था यह काम? वो लगभग 3 महीने का आसपास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट पर व्यापारियों ने कहा कि आम लोगों के लिए यह संजीवनी बूटी का काम करेगी। बजट तो लुभावना है, अच्छा है और हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की इन्होंने पहली बार कोशिश की है। 8 साल हुआ सरकार बने हुए, लेकिन इस साल जो बजट आया वो आम लोगों को लाभ पहुंचाने वाला हुआ। अब नए वाले में फायदा होगा, पुराने वाले में अब टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा और नए वाले में कम देना पड़ेगा। सरकार का मध्यम वर्ग का व्यवसायी सरकार का बैकबोन है, सरकार का टैक्स कलेक्टर है, उस पर सरकार का विशेष ध्यान था। और विशेष बजट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि छोटे उद्योगपति और मध्यम वर्ग के व्यवसायी, इनका विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। कोरोना संजीवनी बूटी का ही नहीं, सरकार का जो प्रस्तावित बजट है, इस बजट को देखते हुए अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि संभवतः अब जो भी व्यवसायी या उद्योगपति है, उन्हें अपने उद्योगों को स्थापित करने में बहुत बल मिलेगा। बिल्कुल, ये बजट व्यवसायियों के लिए, समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों तक के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा, क्योंकि बिहार सरकार ने सबसे, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है किसान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया है और आम बजट में खासकर मध्यम वर्ग का ख्याल रखा गया है और उन्हें टैक्सेशन में काफ़ी छूट दी गई है। इसके अलावा किसानों को भी ख्याल रखा गया है इस आम बजट में, और इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर बहुत सारी चीज़ों को सस्ता किया गया है।
इस आम बजट को लेकर चेंबर ऑफ कॉमर्स के जितने भी सदस्य हैं वो लगातार बैठक कर रहे थे और वित्त मंत्री के जो पेश कर रही थी बजट उनकी सुन भी रहे थे। उनसे हम बात करेंगे। पहले तो बात करेंगे इनसे, पुरुषोत्तम पोद्दार जी हैं। क्या लगा है कि जो वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किए, कैसा बजट? भाई बजट तो लुभावना है, अच्छा है और हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की इन्होंने पहली बार कोशिश की है। 8 साल हुआ सरकार बने हुए, लेकिन इस साल जो बजट आया है वो आम लोगों को लाभ पहुंचाने वाला हुआ और हम आशा करते हैं कि वित्त मंत्री महोदया भविष्य में भी इसी तरह की भावना रखें ताकि नागरिकों का उनको समर्थन मिले और वो अगर आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, सरकार आगे बढ़ेगी, यही हमारी कामना है। सभी वर्गों का इन्होंने ख्याल रखा है। ये कुछ अर्थशास्त्री भी जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि जो टैक्सेशन में जो स्लैब बढ़ाया गया उसको कैसे देख रहे हैं? उसको तो हमें ऐसे देखा जा रहा है कि पहले हमारे पास 2 रिजिम था, एक ओल्ड रिजिम और एक न्यू रिजिम। तो ओल्ड रिजिम को बाय डिफॉल्ट बैक कर दिया जा रहा है और न्यू रिजिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। उससे समग्र टैक्स पेयर्स को फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। लेकिन पहले वो कन्फ्यूजन हुआ करता था कि हमें एटीसी का बेनिफिट मिल रहा है तो हम ओल्ड में चले जाते थे, न्यू वाले में एटीसी में बेनिफिट नहीं, जिसके पास एटीसी नहीं है वो न्यू में चले जाते थे। तो बाय डिफॉल्ट ऐसा कहा जा रहा है कि अब आगे न्यू ही चलता रहेगा, ओल्ड बैक हो जाएगा तो हमेशा के लिए बैक होकर चला जाएगा। जैसे जो पुराने वाले में जाने में लोगों को फायदा या नए वाले में? अब नए वाले में फ़ायदा होगा। पुराने वाले में अब टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा और नए वाले में कम देना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए जो 7 लाख कर दिया है उससे क्या लग रहा है कि सरकार को बेनिफिट है या आम जो मध्यम वर्ग के जो परिवार है उनको फायदा होगा? सरकार को नुकसान है और मध्यम वर्ग को फायदा है। देख सकते हैं कि जो टैक्सेशन जो बढ़ाया गया है उसमें मध्यम वर्ग को खासकर फायदा है। सज्जन शर्मा जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सज्जन जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है कि इस बजट को देखते हैं व्यापारियों को, खासकर व्यापारी? सरकार का मध्यम वर्ग का व्यवसायी सरकार का बैकबोन है, सरकार का टैक्स कलेक्टर है। उस पर सरकार का विशेष ध्यान था और विशेष बजट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि छोटे उद्योगपति और मध्यम वर्ग के व्यवसायी इनका विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है, जिसका फलस्वरूप उनको व्यापार में और उद्योगों को स्थापित करने में एक अच्छा ताकत मिलेगी। कोरोना के काल में जिनका उद्योग किसी भी कारणवश थोड़ा सा शिथिल हुआ है, सरकार ने पुनः एमएसएमई सेक्टर में 95% तक की ऋण दोबारा मुहैया कराने का एक मील का पत्थर साबित होगा, एक प्रावधान दिया है। ये बताइए कि कोरोना काल के बाद जिस समय था उस समय व्यापार डंप कर गया था, ये आम बजट उसको संजीवनी बूटी देने का काम करेगा? कोरोना संजीवनी बूटी का ही नहीं, सरकार का जो प्रस्तावित बजट है, इस बजट को देखते हुए अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि संभवतः अब जो भी व्यवसायी या उद्योगपति है उन्हें अपने उद्योगों को स्थापित करने में बहुत बल मिलेगा। आप बताइए, क्या अब ये संजीवनी बूटी का काम करेगा मध्यम वर्ग के लिए? बिल्कुल, ये बजट व्यवसायियों के लिए, समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों तक के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा, क्योंकि बिहार सरकार ने सबसे, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है किसान, और किसान को इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए तक के लिए लोन की व्यवस्था की है। तो जब हमारा किसान आत्मनिर्भर बनेगा, संपन्न होगा, तो हमारा व्यवसाय अपने आप चल पड़ेगा। और आदिवासी क्षेत्र में भी उन्होंने एकलव्य विद्यालय की बात की है। आदिवासी लोग पढ़ नहीं पाते थे, 2000 स्कूल थी, 2000 करोड़ पीसी बाय इन्वेस्टमेंट आई, पर 6000 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, 38,800 नए शिक्षकों की बहाली की बात है। तो समाज का अंतिम व्यक्ति जब तक संपन्न नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, भारत का विकास नहीं हो सकता, देश व्यापारी का विकास नहीं हो सकता। इस बार समाज का अंतिम व्यक्ति के भारत सरकार ने फोकस किया, ये धन्यवाद की पात्र है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से व्यापारियों में इस बजट को लेकर काफ़ी उल्लास है, और उन्होंने साफ कर दिया है कि व्यापारी या मध्यम वर्ग हो या न्यूनतम वर्ग हो, ये आम बजट उसके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। पूर्व मंत्री
सुरेश शर्मा ने कहा कि आज का आम बजट आम लोगों के लिए खास है। बुधवार को संसद में आम बजट पेश होने के बाद पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने स्पीकर चौक स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ऐतिहासिक बजट पेश करने के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आम बजट 2023-24 से देश में सकारात्मक बदलाव आएगा, जो हमें कुछ वर्षों के भीतर विकसित देश बनाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के आम और खास दोनों वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। जिस तरह इनकम टैक्स स्लैब को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया है, इससे सभी वर्ग को बहुत फायदा होगा। आज का बजट भूतो न भविष्यति, न पहले कभी आया था, आगे भी इतना अच्छा बजट आएगा कि नहीं आएगा, यह जो है संदिग्ध है। आज समझिए कि पूरा बजट किसान के लिए, नौकरी वाले के लिए, ये व्यवसायियों के लिए, हर वर्ग के लिए समावेशी बजट है। इस बजट की कल्पना अभी तक हम लोग नहीं कर रहे थे कि इतनी अच्छी बजट आएगी। भले ही लोग इसको कह रहे हैं कि चुनावी बजट है, तो भाई चुनावी बजट है, लेकिन सरकार इतना दिलेर होकर के लोगों को इस समस्या को समझ करके जो दी है, आप प्लांटेशन के लिए, हरित क्रांति के लिए एक भी चीज़ नहीं है। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको हर तरह की सुविधा दी जा रही है। आज हो रहा था कि सामान्य वर्ग ज़्यादा तकलीफ में है, और आज इस बजट में लग रहा है कि सामान्य वर्ग सबसे समृद्ध खुशहाली मना रहा है। मध्यम वर्ग का है। मध्यम वर्ग के लिए यह बजट बहुत ही अच्छा है। व्यवसायियों के लिए अच्छा है, कृषकों के लिए अच्छा है, नौकरी करने वालों के लिए अच्छा है। और जो छूट इनकम टैक्स में दिया गया है, वह भी पहली बार इतना दिलेरी से छूट दिया गया कि अब हर सेक्टर में लोग बढ़े और भारत समृद्ध भारत, संपन्न व्यवसायी, संपन्न रोजगार करने वाले लोग, और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारी योजना, ट्रेनिंग वगैरह की व्यवस्था दी गई है, जिससे कि लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खोलेंगे, अपना रोजगार खोलेंगे, और उस रोजगार को खोलने से समझिए कि देश में खुशहाली आएगी, हर परिवार मजबूत होगा। इस तरह का बजट को हम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को हम बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि इस तरह का बजट उन्होंने दिया है। इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से शुरू हो गई। शहर जाम मुक्त रहे, इसको लेकर जिला प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की थी। ट्रैफिक जैम की वजह से किसी स्टूडेंट की इंटर परीक्षा न छूटे, इसके लिए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता तैयारी की गई है। बुधवार से ट्रेनिंग ले रहे 50 दरोगा भी ट्रैफिक संभालेंगे। एसएसपी राकेश कुमार ने मंगलवार को टाउन डीएसपी, ट्रैफिक थानेदार व शहरी क्षेत्र के सभी थानेदारों के साथ बैठक की, जिसमें परीक्षा को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए हिदायत दी। 1 से 11 फरवरी तक 50 अतिरिक्त दरोगा की तैनाती शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर की जाएगी। दूसरी ओर 7 प्रमुख चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गई है। यातायात सुचारू बनाने के लिए हमारे पहले जो 110 जवान और 10 ट्रैफिक के पुलिस पदाधिकारी तो हैं ही, इसके अलावा हम लोग 50 नए दरोगा को लगाए हुए हैं। और जो मेजर हमारा 7 से 10 जगह है, वहाँ दंडाधिकारी की पदोन्नति की गई है। और सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनके अभिभावक से भी अपील है कि सेकंड टाइम वाले अपना प्रयास ये करें कि एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले पहुँच जाएं, ताकि जाम का भी समस्या टाउन में उत्पन्न नहीं होगी और स्मूथली हम लोग परीक्षा संपन्न करा सकें। मुशहरी थाना क्षेत्र के कुटिया मजार के समीप सड़क किनारे अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गई। ये घटना तो वही हो रहा है कि यहाँ का आदमी नहीं है, वो यहाँ का आदमी नहीं है। बाजार उजार के किधरों को होगा। मुशहरी थाना क्षेत्र के बड़ी कोठिया चौक के सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया।
सबको देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों की सूचना पर मुसहरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना को छानबीन में जुट गई। इसके बाद पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH में भेज दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मोहल्ले का यह व्यक्ति नहीं है। बताइए, ये जो घटना हुआ है क्या लग रहा है? ये घटना तो वही हो रहा है कि यहाँ के आदमी नहीं है, वो यहाँ का आदमी नहीं है। बाजार के किधरों के होगा, कहीं से मार के यहाँ फेंक दिया होगा। अच्छा, पहचान नहीं हो पा रहा है। पहचान नहीं हो पा रहा है। पुलिस प्रशासन ने क्या किया? पुलिस प्रशासन आया, देखभाल किया, फोटो खींचा, पिकअप पर लाद के ले गया। पहचान नहीं हो पाई? पहचान नहीं हुआ है। चलिए, क्या कहना चाहिएगा? वही बात है कि हम लोग पहचाने नहीं, न लोग पहचाना। और कोठिया का नाम जो है बदनाम किया है, कोठिया का नाम जो है बिक दिया है, में कर दिया है। और कोठिया में ऐसा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि ऐसा काम कर सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं कोठिया में ऐसा कोई काम कर सकता है। ये कोठिया को बदनाम करने का शासित रचा गया। साजिश। ये जो घटना हुई है, मर्डर हुआ है, ये तो प्रशासन का कमी होता है। आई कोठिया में कितनो घटना होता है। रंजीत बाबू ऐसा आयो, दरोगा आएंगे, हमको भाई का हत्या हो गया और ये तो नहीं पकड़ेंगे। कोठिया में कोई भी कांड होता है तो पुलिस छिपाने का काम कर रहा है। मुसहरी थाना का कोई, कोठिया में कोई कांड होता है तो बेदरार का बड़े आदमी था के दरादी चलता है। अब कथी चलेगा? ये जो हुआ है क्या लग रहा है, क्या है ये तो क्रिमिनल है। हमरो भाई का हत्या कर दिया है, तो कहाँ रंजीत बाबू पकड़े हैं? छाक के कमी करते हैं और ऐसा पारिवारिक के तो नौकरी खत्म होना चाहिए। मजदूरी में बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर कॉमर्शियल मजदूर यूनियन ने 1 दिवसीय हड़ताल किया। मजदूरी में बढ़ोतरी समेत विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को कॉमर्शियल मजदूर यूनियन ने 1 दिवसीय हड़ताल किया। मजदूरों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपा। मजदूरों का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वह लोग 8 और 9 फरवरी को सांकेतिक हड़ताल करेंगे। मजदूरों की मांग है कि मजदूरी के 25% की वृद्धि की जाए एवं अग्रीमेंट के अनुसार उन्हें सुविधा मुहैया कराई जाए। मजदूर नेता प्रमोद कुमार ने बताया कि कोरोना की वजह से उनकी मांगों को दबा दिया गया था, लेकिन अब कोरोना काल खत्म हो चुका है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनकी मांग पूरी करे। बैनर तले अपनी मांग पत्र को चैम्बर के सामने देने आए हैं। ये मांग पत्र लगभग 8 माह से चैम्बर के द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है। हमेशा चिट्ठी देते हैं, कहते हैं 1 सप्ताह के बाद बात करेंगे। अभी तक बातचीत नहीं किया। डिप्टी लेबर कमिश्नर के यहाँ मांग पत्र गया, उन्होंने भी चिट्ठी दिया, उन्होंने कोई इस पर सुनवाई नहीं की। मजबूर होकर आज हम लोग एक दोपहर का हड़ताल करके यहाँ रैली के रूप में आए हैं और मांग पत्र दिया है, जिसमें कहा है कि अगर हमारे मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो 8 और 9 फरवरी को 2 दिन का सांकेतिक हड़ताल करेंगे और हड़ताल के बाद अगर मांग नहीं मिला तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, जिसमें शहर के तमाम संगठनों को मिला के हम लोग वार्ता करके पूरा शहर को ठप करने की बात करेंगे। हमारा कोई मांग बहुत बड़ा टेढ़ा नहीं है। इनसे हर 3 साल पर एग्रीमेंट होता आया है। उस एग्रीमेंट में इन्होंने लिखा है कि हम समय पूर्व भी कर सकते हैं समझौता, क्योंकि एग्रीमेंट के 4 महीना 5 महीना के बाद ये एग्रीमेंट लागू करते हैं। ऐसे स्थिति में इन्होंने एग्रीमेंट किया था कि कुछ दिन पूर्व भी करेंगे, लेकिन कोरोना के बाद जो हम लोग टूटे हुए थे, हम लोगों ने मांग पत्र दिया कि अभी कुछ दिन 6 महीना कबल आप हमसे एग्रीमेंट कर लीजिए ताकि लोगों को रोटी मिले। इन्होंने उस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया। हमारा मांग यही है कि बढ़ती महंगाई के अनुसार हमें जो मजदूरी मिल रही है उसमें 25 रुपये की बढ़ोतरी की जाए प्रति गठिया पर, और जो मिल रहा है उसी रेट पर। साथ ही साथ जिस दिन काम नहीं होता है, हम आपके यहाँ के बैठते हैं, उस दिन सरकार के द्वारा जो निर्धारित मजदूरी है वो दे दीजिए और सभी को EPF का सदस्य बनाइए। कमड़ा मोहल्ला मस्जिद में बनाए गए नए मुतबल्ली का वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने बुके देकर स्वागत किया। बुधवार को पटना से पूर्णिया जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर पहुंचे जदयू के वरिष्ठ नेता सह बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अफजल अब्बास का कमड़ा मोहल्ला मस्जिद में इमाम मुतबल्ली समेत कई लोगों ने बुके एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। इसके बाद वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी आरिफ रजा ने
बिकनपुर स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अफजल अब्बास ने कहा कि मुजफ्फरपुर समेत बिहार के किसी भी जिले में सिया वक्फ की जमीन में गैर कानूनी रूप से रह रहे लोगों को बोर्ड से अग्रीमेंट कराने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में वहां की 4 बिग्गा जमीन में माइनॉरिटी के लिए स्कूल बनाने का काम किया जाएगा। चेयरमैन ने मौलाना काजिम शबीब के बारे में कहा कि वे हमेशा से कानून अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि मौलाना शबीब के मुताबिक सब चोर हैं, लेकिन सिर्फ वे दूध के धुले हैं। और क्या कुछ कहा चेयरमैन ने, आप खुद सुनिए। देखिए, जहाँ अतिक्रमण मुक्त की बात कर रहे हैं वो मामला 2017 से पेंडिंग था। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर था, हाई कोर्ट के आदेश पे जो दिया गया था फैसला, उसको खाली कराना था। प्रशासन ने खाली कराया। अगर नहीं करते, कंटेम्प्ट कोर्ट होता, डीएम को जवाब देना पड़ता। तो प्रशासन ने उस पर काम किया है। और रहा सवाल डेवलपमेंट की बात करें तो हमने, मेरे जहन में पहले से ही बात है कि मुजफ्फरपुर में बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जिसका डेवलप करके वक्फ की आमदनी को बढ़ाया जाता है और चैरिटी भी किया जाता है, जिसे एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में काम किया जाता है। मेरे जहन में एक बात है कि यहाँ पे एक ऐसा स्कूल वगैरह बने जो CBSE करिकुलम का हो और जिसमें माइनॉरिटीज़ के बच्चे और कम्युनिटी के बच्चे को पढ़ाई में सहूलत मिले। तो वक्त लगता है तो वक्त लगेगा। जहन में बात है कि यहाँ के ज़मीन का सदुपयोग किया जाए। जातीय जनगणना चल रहा है, अल्पसंख्यकों के लिए क्या कुछ? देखिए, जातीय जनगणना जो हुआ तो सरकार का अच्छी बात है। उसमें लोगों ने कुछ कहा था कि जात में भी अलग अलग बाइफरकेट किया, सबका होना चाहिए। देखिए, एक तो फायदा जातीय जो जनगणना से एक फायदा हुआ कि कौन सी जात का कितना वोट है और उस आधार पे यह गवर्नमेंट को अपनी योजनाओं का लाभ दिलाने में फायदा मिलेगा। हमें पता नहीं है, बहुत सेंसस पहले का किया गया है। अगर आज की डेट में 10 लाख की आबादी है, कल 8 लाख का था तो 2 लाख तो उसमें लाभान्वित थोड़े से बच्चे हैं। तो जो योजनाएं बनती हैं उसका सदुपयोग हुआ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचे। ये जातीय जनगणना का यही फायदा है मेरे समझ से। और इस पर सरकार करिए, सब लोगों ने कहा था होना चाहिए। ये और बात है, केंद्र सरकार हमको सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन बिहार सरकार अपने बलबूते पर जातीय जनगणना कर रही है। देखिए, अब धीरे धीरे हर स्टेट में मांग हो रही है। झारखंड भी मांग कर रहा है कि यहाँ बिहार में भी झारखंड में भी जातीय जनगणना हो, उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए, हर प्रदेश में हो, ताकि कम से कम फैक्चुअल जो है, फैक्ट जो निकल के आए कि हर कम्युनिटी कितना वोट किसका है। तो ये अच्छी बात है। और ये मुख्यमंत्री ने, हमारे बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने पहले कहा था कि हम कराएंगे, और केंद्र सरकार अगर मदद करती तो और पहले से हो जाता, लेकिन ये अपने बलबूते पर सरकार करा रही है। जिले में शुरू हुई इंटर की परीक्षा। 67 केंद्रों पर 56,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटर परीक्षा आज से शुरू हो गई। बुधवार को पहली पाली में 12वीं गणित का पेपर आयोजित हुआ। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं की चेकिंग करने के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया गया। जो परीक्षार्थी जूते मोजे पहनकर आए थे, उनसे जूते उतरवाए गए। उन्हें नंगे पैर ही एग्जाम सेंटर में जाने दिया गया। हालांकि चप्पल पहने परीक्षार्थियों को सीधे प्रवेश मिल गया। बिहार बोर्ड ने इस बार इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए खास सतर्कता बरती है। नकल की घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को जूते मोजे पहनकर आने पर रोक है। ठंड के मौसम में भी स्टूडेंट्स को चप्पल पहनकर ही आने की सलाह दी गई है। यह सूचना विद्यालय परीक्षा समिति ने पहले ही जारी कर दी थी। इसके बावजूद पहले दिन कई बच्चे जूते पहनकर एग्जाम सेंटर पहुंच गए। ऐसे में एग्जाम सेंटर के बाहर सभी स्टूडेंट की कड़ाई से जांच की गई। जो परीक्षार्थी जूते पहनकर आए, उनसे उतरवाए गए, फिर उन्हें नंगे पैर ही एग्जाम देना पड़ा। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। पहली पाली का समय सुबह 9:30 से दोपहर 12:45 बजे तक का है। वहीं दूसरी पाली का समय दोपहर 1:45 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। बुधवार को पहली पाली में गणित और दूसरी पाली में हिंदी का पेपर था। बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा 11 फरवरी तक चलेगी। हाँ, इंटर एग्जाम आज से चल रहा है। पूरे जिले में हम लोग का 67 जो परीक्षा केंद्र है उस पर चलाया जा रहा है। और जो परीक्षा केंद्र है उसके इर्द गिर्द धारा 144 लागू है। 200 गज के व्यासार्ध में कोई भी फोटोकॉपी की दुकान या और भी 3-4 जो पैरामीटर हैं उसको हम लोग प्रतिबंधित किए हुए हैं। और जितना भी हमारा परीक्षा केंद्र है सभी पर 3 कम से कम स्टैटिक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। और स्टैटिक दंडाधिकारी में जो महिला पुलिस पदाधिकारी, CDPO और LS भी हैं। और सभी पुलिस पदाधिकारी, वीक्षक
और जो महिला पदाधिकारी है सभी को निर्देशित किया गया है कि एंट्री के पहले फ्रिस्किंग अच्छे ढंग से करना है। वो लोग बताया गया है कि परीक्षा रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? उसी के लिए फ्रिस्किंग को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है और सभी को निर्देशित किया गया है कि जो हमारा महिला पुलिस बल है और जो भी हमारे वीक्षक हैं, दंडाधिकारी हैं, जॉइंटली उन लोगों को फ्रिस्किंग करना है। फ्रिस्किंग जितना अच्छा ढंग से होगा उतना ही हम लोग का शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न होगा। और जो भी सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं उनको सब बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम के बारे में भी अच्छा तरह से अवगत करा दिया गया है। और सुरक्षा को लेकर तो वहाँ स्टेटिक दंडाधिकारी भी हैं। हम लोग का इसका अलग फ्लाइंग स्क्वाड टीम अलग से बना है। इसके अलावा सुपर जोनल दंडाधिकारी की प्रतिनिधि की गई है और एडीएम साहब और सभी डीएसपी उसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय को आदर्श केंद्र बनाया गया है छात्राओं के लिए, तो हम लोग छात्राएं तनाव मुक्त होकर के परीक्षा दे सके, इसलिए हमने उनका स्वागत रोली का तिलक लगाकर किया, उन पर पुष्प की वर्षा की गई और उनका मुंह मीठा कराया गया चॉकलेट देकर, ताकि वो बहुत ही अच्छे माहौल में बिल्कुल फ्री होकर के परीक्षा दे सके। और आदर्श केंद्र के अनुरूप सारी तैयारियां की गई हैं, उनकी थर्मल चेकिंग भी की गई है, 2-2 जगह फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा हो सके। और साथ ही एक शिशु सदन की भी व्यवस्था की गई है ताकि किसी परीक्षार्थी को अगर बच्चा है छोटा तो वो उसके परिजन वहां लेकर के रह सके। उसके दूध की भी व्यवस्था है कैंटीन में, तो ये तमाम व्यवस्था की गई है। सदर अस्पताल परिसर में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। सदर अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं का 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन बुधवार को हो गया। इस प्रशिक्षण में जिला स्तरीय विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों के क्षेत्रों में पढ़ने वाले आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। प्रथम चरण में 50 आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। जिला स्तरीय प्रशिक्षक सुबोध कुमार ने आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हुए बताया कि गैर संचारी रोगों की रोकथाम के साथ ही IUCD अर्थात कॉपर टी लगाने को लेकर तथा उसके हानि लाभ के लिए सरकार के द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सके। रहती है और तुरंत उसका सही उपचार कराती है उस समय। और आज का भी सेशन है स्तनपान के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्तनपान तो नवजात शिशु के लिए अहम चीज़ होता है और इसमें मुख्य रूप से हम लोग को जोर देना है कि बच्चों को, नवजात शिशु जो होता है, मुख्य रूप से उसको 6 माह तक तो केवल स्तनपान कराना है। बाहर का यहाँ तक कि पानी भी नहीं देना है। यदि बाहरी कुछ दिया जाता है तो बच्चा को तुरंत संक्रमण लगने की संभावना रहती है, जिस पर हम लोग चर्चा किए हैं। और यदि बच्चा संक्रमित हो जाता है तो फिर उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। आगे चल कर के वही बच्चा कुपोषित होने का ज़्यादा उसमें शिकायत होता है। गैर संचारी रोगों नहीं, गैर संचारी रोगों को इसमें विशेष इस पर चर्चा नहीं करना है क्योंकि मॉड्यूल्स की प्रशिक्षण है। यहाँ समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं।
ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम ने अपनी दूसरी वर्षगांठ पर केक काटकर ग्राहकों को फरवरी माह तक बम्पर डिस्काउंट तोहफे में दी। जिले में अपने प्रोडक्ट्स और कम कीमतों से घर घर में पहचान बना चुकी नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम ने अपने सफलता के 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस उपलक्ष्य में UA एसोसिएट द्वारा केक काटकर सेलिब्रेट किया गया। इस मौके पर कंपनी के डायरेक्टर मनीष कुमार ने सभी कर्मचारियों को बधाई भी दी। उन्होंने बताया कि 2 वर्षों में लोगों का काफी प्यार और साथ मिला।
इसलिए फरवरी माह में ग्राहकों के लिए विशेष छूट और गिफ्ट भी दी जाएगी। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि आज हमारे नीलकमल के एक्सक्लूसिव शोरूम जो कि मिठनपुरा नारायणपुर रोड में है, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज का, आज दूसरा वर्षगांठ मनाया गया है। और इन 2 सालों में मुजफ्फरपुर की जनता से हमें पूर्ण सहयोग मिला और बहुत सारा प्यार मिला, जिसकी वजह से आज 1 से 2 काउंटर हमारे हो चुके हैं। हमारे यहाँ फिनेंस की भी सुविधा है बजाज और HDFC के माध्यम से। और नीलकमल का एक कंप्लीट रेंज है हमारे पास, चाहे वो होम फर्नीचर में आप बात करें या ऑफिस फर्नीचर की बात करें या हमारे मैट्रेस की एक विस्तृत रेंज है। और एक अच्छा डिस्काउंट भी हम लोगों को दे रहे हैं ताकि लोग उसका लाभ उठा सके। लोगों को आप किस प्रकार से डिस्काउंट दे रहे हैं? देखिए, पहला चीज क्या है ना कि अर्थ का मतलब सबको समझ में आता है, तो 50% से ज्यादा का रेगुलरली हमारा 40-30 तो चलता ही रहता है। अभी कुछ दिनों से 50% अनाप का भी हम लोग डिस्काउंट्स दे रहे हैं। और जो रेंज हमारे पास है फर्नीचर इंडस्ट्री में, एक बार जब कोई आएगा ना, जो लोग आते हैं वो लोग अप्रिशिएट करके जाते हैं। और उन लोगों के प्रेम की वजह से ही आज हमारा एक 2500 स्क्वायर फीट से 6000 स्क्वायर फीट का मैंने एक शोरूम और लिया अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने। हम इतना ही बोलेंगे कि कस्टमर ही हमें सुझाव दे और एक बार हमारे शोरूम पे पधारे, बस इतना ही है। और जब आएंगे तब उनको खुद समझ में आ जाएगा कि दूसरे के बदौलत हमारे शोरूम में क्या है। और सबसे अच्छी बात की, जो आज के डेट में हर आदमी को चीफ एंड बेस्ट एक वर्ड आपने सुना होगा, जो कि सुनने में सही नहीं लगता लेकिन सच है कि सबको चीफ एंड बेस्ट चाहिए। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ नीलकमल का जो रेंज है वो चीफ एंड बेस्ट में आता है। और हमने अपने स्टोर पर ये दावा कर रखा है कि हम ऑनलाइन से भी सस्ता बेचेंगे। तो हमारे यहाँ आप कोई भी प्रोडक्ट का ऑनलाइन में जो रेट होगा उससे कम में ही देंगे, इसका हम दावा करते हैं हमेशा से। जब मैं यहाँ पे आया था तो हमको पता चला कि यहाँ पे इनका दूसरा वर्षगांठ है इस शोरूम का। यहाँ पे आकर के हम एक प्लास्टिक का फर्नीचर लेने के लिए आए थे, लेकिन हमको पता चला कि यहाँ पे काफ़ी रेंज है नीलकमल के पास में। बेड्स है, टेबल्स है, वार्डरो है, ये सब का बहुत अच्छा रेंज है यहाँ पे। दूसरा बात है कि यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह भी देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा है मार्केट के हिसाब से, बहुत सस्ता यहाँ पे है। और हम तो शॉक्ड होकर के थे आकर के देख करके कि इतना अच्छा रेंज है यहाँ पे। और हम अभी कुछ परचेज करेंगे इनके पास से और आगे भविष्य में भी कोशिश करेंगे कुछ अच्छा और भी यहाँ से कुछ फर्नीचर लेके जाए। सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में इंटर्नशिप के 1 वर्ष पूरे होने पर कर्मचारियों ने डॉक्टर तौसीफ को विदाई दी। सदर अस्पताल में आज इंटर्नशिप करने आए डॉक्टर तौसीफ के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि डॉक्टर तौसीफ ने बीते 1 साल के दौरान मरीजों की काफी मदद की और उनका बेहतरीन ढंग से उपचार किया। उनके इस सेवा भाव को देखते हुए आज कार्यक्रम में उन्हें सभी डॉक्टरों की उपस्थिति में इंटर्नशिप सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। ये तौसीफ यहाँ इंटर्नशिप कर रहा था, इसका ये विदाई समारोह नहीं था, इसका स्वागत समारोह था। 1 साल की अवधि में काफ़ी कुछ अस्पताल के लिए किया, गरीब गुरबा जो भी मरीज आता था उसके प्रति समर्पित था। उसी के एवज में आज इतने लोगों के द्वारा इसको स्वागत किया गया। उसी में इसको इंटर्नशिप का जो प्रमाण पत्र जो साल भर का रोटेटेड इंटर्नशिप का हो उसको प्रदान किया गया। वहीं डॉक्टर तौसीफ ने बताया कि संभवतः पहली बार होगा जब किसी इंटर्न को इस तरह का सम्मान दिया जा रहा है। यहाँ उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। साथ ही साथ उन्होंने तमाम वरीय चिकित्सकों को भी मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद किया। वहीं इस कार्यक्रम में अस्पताल के कई वरीय चिकित्सक और कर्मी मौजूद रहे तथा डॉक्टर तौसीफ के उज्जवल भविष्य की कामना की। सदर अस्पताल से मैंने बहुत कुछ सीखा और बड़ा इमोशनल इस समय बोल नहीं सकता, है ना। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि किसी इंटर्न को ये विदाई दिया गया। मैं शायद ही डिजर्व करता हूँ, मैंने तो सिर्फ अपना काम किया था। मुझे नहीं पता था इतने लोग मुझसे जुड़े होंगे या मेरे बारे में ये सोचते होंगे। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सबका, खास तौर से मेरे जितने सीनियर हैं, हमारे सर जिन्होंने गाइडेंस हमें दिया इतना अच्छा कि आज मैं जब वहाँ से आया था तो मैं कुछ नहीं था, आज कम से कम मेरे हाथ नहीं कांपते हैं दवाई लिखने में और मरीजों को मैं देख सकता हूँ आराम से। निगम प्रशासन द्वारा बढ़ाए गए टैक्सेशन को लेकर गैराज वालों ने बैठक की। शहरी इलाके में वाहन वॉशिंग गैराज को नोटिस जारी कर नगर निगम ने जुर्माने के साथ 40,000 रुपए टैक्स भरने का निर्देश दिया है। टैक्स नहीं भरने वाले गैराज मालिकों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
नोटिस मिलने के बाद ही वॉशिंग गैराज मालिक परेशान हैं। नगर निगम के निर्देश के बाद गैराज मालिकों ने एकजुटता दिखाते हुए बुधवार को अमर सिनेमा चौक के पास औरंगजेब की गैराज में अहम बैठक की। इसकी अध्यक्षता निकटतम प्रत्याशी शाहनवाज हुसैन उर्फ नौशाद ने की। बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि शहरी इलाके में स्थित वॉशिंग गैराज मालिक नगर निगम को टैक्स नहीं भरेंगे। अगर उनको अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी तो वो बंद रखेंगे, लेकिन टैक्स नहीं भरेंगे। इस अवसर पर निकटतम प्रत्याशी शाहनवाज हुसैन ने बताया कि सभी वॉशिंग गैराज को समरसेबल, सालाना टैक्स, अन्य प्रकार की टैक्स जोड़कर बिल थमा दी गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ही गैराज हैं जिन्हें खुले हुए अभी तक 1 महीना भी नहीं हुआ। ऐसे में वो लोग सालाना टैक्स क्यों देंगे? वहीं सभी गैराजों से समरसेबल के नाम पर भी टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन अधिकतर गैराजों के पास समरसेबल नहीं है। वह टंकी में पानी स्टॉक कर वाहन धोने का काम करते हैं। इसलिए सभी वाहन धोने वालों ने निर्णय लिया है कि किसी भी कीमत पर नगर निगम को टैक्स नहीं देंगे। देखिए, आज यहाँ की बैठक रखी गई इसलिए कि नगर निगम द्वारा जो है जितने भी गाड़ी वॉश करते हैं उन तमाम लोगों को 40,000 का नोटिस दिया गया है। ठीक है, समरसेबुल के नाम पे 10,000 रुपया और सालाना टैक्स के नाम पे 15,000 रुपया प्लस 10,000 रुपया फाइन। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मैकेनिक हैं कि जिनके पास समरसेबुल भी नहीं है, लेकिन समरसेबुल के नाम पे उनसे टैक्स मांगा जा रहा है। ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। दूसरी बात, जो सबसे अहम बात है कि पानी ये लोग वेस्टेज नहीं करते हैं। इसलिए पानी वेस्टेज नहीं करते हैं कि ये लोग 1000 लीटर के टंकी को रखे हैं, उस टंकी को भरते हैं और उसके बाद से उस टंकी से पानी यूज करते हैं। जैसे घरों के अंदर में टंकी को भरा जाता है, उसका से कपड़ा वॉश किया जाता है, बर्तन वॉश किया, जस्ट लाइक ये भी लोग उसी तरह काम करते हैं। क्या ये लोग टैक्स दे देंगे तो जो वाटर लेयर का जो बार बार बात आ रही है, तो क्या टैक्स दे देंगे तो वाटर लेयर अपने आप अप हो जाएगा? पैसा देने से वाटर लेयर अप होता है? तो इस तरह का तुलगी फरमान नहीं चलेगा। ये लोग जो है 4 बाई 5 बाई 10 बाई के जगह पे दुकान करके दिन भर में 10 गाड़ी धोते हैं, 500 रुपया मैक्सिमम कमाते हैं 50 रुपये के हिसाब से। 500 में दुकान किराया है, परिवार है, स्कूल है, ये कहाँ से देंगे? तो नहीं, इनमें सालाना 15,000 इन लोगों को टैक्स किया गया। दूसरी बात है कि बहुत सारे इसमें लोग हैं जिनका 2 महीना 4 महीना पहले वॉशिंग ओपन हुआ है, उनको भी जो है 40,000 का नोटिस आया हुआ है कि भाई आपका पुराना दुकान है। किस तरीके से सर्वे करवाते हैं नगर निगम के लोग? बहुत सारे ऐसे मैकेनिक हैं जिनके यहाँ वॉशिंग नहीं है, उनको भी नोटिस आया हुआ है। वो लोग जाके नगर निगम कहे कि सर मेरे यहाँ वॉशिंग नहीं है नलकूप विभाग में, नोटिस आया हुआ, तो उनको कहा जा रहा है कि आप एक एफिडेविट दीजिए। जांच किए आप जांच किए, आप कैसे जांच किए कि जहाँ समरसेबुल नहीं है उनको आप नोटिस दे दिए? गलती आपकी, अब भुगते ही आम जनता, आम मैकेनिक। तो ऐसा नहीं होगा। संविधान के दायरे में जो भी होगा, हम लोगों की बातें चल रही है। मुजफ्फरपुर के 1700 मैकेनिक हैं, गैरेज है, मतलब 1700 गैरेज से बात चल रही है। अगर 1700 गैरेज को बंद करना पड़ेगा तो हम लोग बंद करके अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन टैक्स कहीं से हम लोग देने नहीं जा रहे हैं। क्या चाहते हैं? टैक्स बंद हो? नहीं, हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग काम कर रहे हैं करने दिया जाए। आप कहते हैं सोख्ता बनाने के लिए 4 बाई 5 का जगह ही में हम लोग काम करें, तो सोख्ता कहाँ से बना दे? क्या मकान मालिक सोख्ता बनाने के लिए हम लोग को जगह देगा? आप चाहते हैं कि हम लोग का दुकान बंद हो जाए और कॉर्पोरेट घराना का काम चले, तो ऐसा नहीं होगा। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।